दोस्तों, एक साधारण सा इंसान जो गटर से उठकर आसमान में जा बैठा, जो पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाने लगा, जिसको कभी 1 रुपए के भी लाले होते थे, वो अब धीरे धीरे करके करोड़ों में खेलने लगा। जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है ब्रिज भट्टी, जिसको सब लोग मटका किंग के नाम से जानते हैं। ये वही आदमी है जिसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस धंधे में नई नई ट्रिक अपनाई, और फिर जब इसको कामयाबी हासिल होने लगी तो कुछ लोग इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए, जिसमें इसकी फैमिली वाले भी थे। अब क्या है इसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत 1975 से होती है, जब भारत में इमरजेंसी लागू हो गई थी। इमरजेंसी के दौरान भारत में हर जगह दंगों का माहौल था। चारों तरफ बस आग ही आग नजर आ रही थी। भारी मात्रा में लोग सड़कों पर उतर आए थे, और इसी भीड़ भाड़ के बीच हम एक एम्बुलेंस को देखते हैं, जिसमें ब्रिज भट्टी नाम का एक आदमी खून से सना हुआ स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। उसके पास में ही 2 कांस्टेबल भी बैठे हुए थे। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि ब्रिज भट्टी कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि उसने अपने जीवन में इतना पैसा कमाया है कि सरकारी खजाना भी उसके सामने फेल हो जाए। एम्बुलेंस में बैठे बैठे दोनों कांस्टेबल ब्रिज भट्टी के जीवन के साथ दांव खेलने लगते हैं, और ये जिंदा बचेगा या मर जाएगा इस पर पैसे लगाते हैं। एक कांस्टेबल कहता है कि अगर ये आदमी जिंदा रहा तो मैं तुम्हें 5 गुना दूंगा। अब कहानी 11 साल पीछे जाती है, जहां हम लक्ष्मी चौल में ब्रिज भट्टी को देखते हैं, जो कि अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, सीढ़ियों पर मकान मालिक से मुलाकात हो जाती है। मकान मालिक ब्रिज से कमरे का किराया मांगता है, लेकिन ब्रिज बड़ी ही चालाकी से मकान मालिक के सामने कुछ ऐसी बात रखता है कि मकान का मालिक पलटकर जवाब भी नहीं दे पाता। ब्रिज कहता है, भाई अपने घर की कंडीशन तो देखो, घर की दीवारों का पेंट किसी रेत की तरह झड़ता जा रहा है, और तुम्हें तो पता ही है मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, और तुम्हारी इन सीढ़ियों का कोई भरोसा नहीं कि कब टूट जाए। अब यही सब बातें थी जिनको सुनने के बाद मकान मालिक चुप हो जाता है। अगले सीन में हम एक टेक्सटाइल फैक्ट्री को देखते हैं, जहाँ पर सट्टा भी खिलवाया जाता था। 0 से लेकर 9 नंबर के बीच किसी एक नंबर को चुनने पर अगर वही पत्ता निकलता तो उसके 2 गुना पैसे मिलते थे जितने दांव पर लगाए हों। और इन नंबरों को चुनने के लिए कभी कभी ताश के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता था, और कभी कभी रैंडम नंबर, जैसे किसी गाड़ी की नंबर प्लेट। इसी टेक्सटाइल कंपनी में मैनेजर के तौर पर ब्रिज भट्टी भी काम किया करता था। एक दिन सट्टा खेलने के लिए सभी लोग पैसे लगा रहे थे, तभी वहाँ पर एक महिला आती है और वो पूरे के पूरे 50 रुपए लगा देती है। 50 रुपए सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस समय 50 की अहमियत लगभग 5000 के बराबर थी। फिर जब महिला से पूछा जाता है कि आप किस नंबर पर दांव खेलना चाहती हो, तो वो महिला 5 नंबर चुनती है। तभी वहाँ पर बैठा शंभू बताता है कि अगर पत्ते में 5 नंबर आया तो तुम्हें 50 के 100 मिलेंगे, और अगर वो नंबर नहीं आया तो सारे पैसे डूब जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद लालजी भाई अंदर आते हैं, और उनके आने के बाद पत्ते खोल दिए जाते हैं। पत्ते खोलने का काम ब्रिज ही किया करता था। अब क्योंकि लालजी भाई को पता था कि 5 नंबर पर सबसे ज्यादा पैसे लगाए गए हैं, और 5 नंबर का पत्ता निकला तो उनको घाटा भी हो सकता है, इसलिए वो ब्रिज को इशारा करते हैं, जो कि पत्ते बदलने में माहिर था। इसलिए वो तुरंत ही 7 नंबर का पत्ता निकाल देता है, जिसके कारण वो महिला हार जाती है और सदमे के कारण बेहोश हो जाती है। फिर ब्रिज उनको पानी पिलाकर टेबल पर बिठाता है और पूछता है कि आपने सट्टे पर इतनी ज्यादा रकम क्यों लगाई। फिर वो महिला बताती है कि दरअसल उसका पति हॉस्पिटल में भर्ती है और उसके लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत थी। फिर ब्रिज को उनके ऊपर दया आ जाती है, और वो अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उस महिला को दे देता है। वो महिला तो उसका शुक्रिया भी ठीक से अदा नहीं कर पाती, और ब्रिज भट्टी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम एक गुलरुखा नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड के फ्यूनरल पर आई हुई थी, लेकिन वहाँ पर उसकी सास उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जब गुलरुखा वहाँ से जाने लगती है तो एक आदमी ताने मारते हुए कहता है कि अपने पति को तो खा गई, अब क्या जायदाद लेने के लिए आई हो। फिर गुल बात सुनती है और बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लक्ष्मण नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसको लच्छू भी कहा जाता है, और लक्ष्मण ब्रिज का छोटा भाई है। लक्ष्मण ने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के लिए जीनू भाई नाम के आदमी से 10,000 का उधार ले रखा था। अब जीनू भाई के गुंडे लक्ष्मण के पीछे पड़ जाते हैं और उसका पीछा करते करते घर तक पहुंच जाते हैं। जीनू भाई अपना ब्याज लेने के लिए लक्ष्मण का अंगूठा काटने लगता है, लेकिन ब्रिज से ये सब कुछ देखा नहीं जाता। फिर वो उन सबको रोकता है और दुगने पैसे देने का वादा कर देता है। फिर जीनू भाई उसको 1 हफ्ते का टाइम देता है। फिर उनके जाने
जाने के बाद ब्रिज भट्टी अपने भाई लक्ष्मण को समझाता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। अब ब्रिज की वाइफ भी चिंता में थी कि वो इतने सारे पैसे कहां से चुका पाएगा। अब ब्रिज को अपने सेठ जी लालजी भाई से पूरी उम्मीद थी कि वो जरूर उसकी हेल्प करेंगे, और जब वो लालजी भाई से पैसे मांगता है तो लालजी भाई उल्टा उसको रौब दिखाते हुए कहते हैं, अबे तू करता क्या है, दिन भर निकम्मों की तरह घूमता रहता है और जब देखो तू मुझसे पैसे ही मांगता रहता है, चल जा जाकर अपना काम कर। अब लालजी की कही हुई बातें ब्रिज के दिल पर लग जाती हैं, लेकिन उस समय वो कुछ भी नहीं बोलता। दूसरी तरफ ब्रिज की वाइफ को भी पता चल जाता है कि जीनू भाई कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो अपने पैसों के लिए लोगों के हाथ पैर भी काट देता है, इसलिए वो थोड़ा टेंशन में आ जाती है। तभी नेक्स्ट डे ब्रिज फिर से लालजी भाई से पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन फिलहाल लालजी भाई घोड़ों की रेस देखने के लिए गए हुए थे। फिर ब्रिज भी उनके पीछे जाता है, लेकिन पहले तो वहाँ के गार्ड्स उसको रोक देते हैं, लेकिन ब्रिज किसी तरह से ग्राउंड तक पहुँच जाता है और लालजी भाई को आवाज लगाने लगता है। फिर ब्रिज लालजी भाई को बात करने के लिए अपने पास बुलाता है, लेकिन लालजी भाई कहते हैं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तुम थोड़ा जोर से बोलो ताकि सबको सुनाई दे। फिर ब्रिज भट्टी उनसे पैसे मांगता है। इस पर लालजी भाई फिर से गुस्सा हो जाते हैं और ब्रिज को भरी सभा में डांटना शुरू कर देते हैं। इस बार लालजी भाई की बातें सुनकर ब्रिज सहन नहीं कर पाता और वो भरी सभा में उन्हें बेइज्जत करने लगता है और वहीं पर अपनी नौकरी भी छोड़ देता है। फिर वो लालजी भाई को अपना हिसाब करने के लिए कहता है, लेकिन लालजी भाई उसे धक्के मारकर वहां से बाहर निकलवा देते हैं। फिर जिस समय ब्रिज बाहर बैठा हुआ था तो उसके पास गुल आती है। ब्रिज के हाथों में चोट लगी थी। फिर जब गुल उस चोट के बारे में पूछती है तो ब्रिज को लगता है कि जरूर ये घोड़ों पर पैसे लगाने जा रही होगी। फिर ब्रिज उसको सलाह देता है कि तुम 1 नंबर के घोड़े पर पैसे लगाओ, क्योंकि उसके पैरों की जोकी घिसी हुई है, जरूर उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये रेस वही घोड़ा जीतेगा। लेकिन गुल उसको बताती है कि मैं सिर्फ अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। फिर ब्रिज वहाँ से वापस आकर दगड़ू के साथ बैठ जाता है और सोचने लगता है कि वो इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेगा। फिर अगले ही दिन ब्रिज उसी मार्केट में ईमानदार सट्टा के नाम से सट्टा खिलवाना शुरू कर देता है। जहाँ लालजी भाई 1 का 2 गुना दे रहे थे, अब ब्रिज 1 का 9 गुना देता है। पहले तो ब्रिज के इस वादे से ढेर सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में सब ठंडे हो जाते हैं और ब्रिज मुंह लटकाकर वहीं पर बैठा रहता है। तभी शाम को मोहल्ले में एक मटका नाम का गेम खिलाया जा रहा था, जिसमें एक पर्ची निकाली जा रही थी। उस पर्ची में जिसका भी नाम लिखा होगा उसी को पैसे मिलने वाले थे। ब्रिज की पत्नी को भी आशा थी कि जरूर उसका नाम निकलेगा, लेकिन निकलता है किसी और का नाम। तभी वहाँ पर ब्रिज आता है और मटका उठाकर घर के अंदर ले जाता है। जब वो उस मटके से पर्ची निकालता है तो सभी पर्ची में सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ था। अब यहीं से ब्रिज को एक आइडिया आता है और फिर वो अगले ही दिन एक नई उम्मीद से मार्केट में जाता है और लोगों को समझाता है कि कैसा हो जब हम अपनी मर्जी के हिसाब से जब चाहे जो चाहे पता निकाल सके। फिर वो 2 नंबर और 7 नंबर बार बार निकाल कर दिखाता है और ब्रिज उन्हें समझाने की भी कोशिश करता है कि लालजी भाई उन सबको ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं और उनके सारे पैसे ठग लेते हैं। फिर ब्रिज हर गेम के साथ एक नई गड्डी खोलता है और उस गड्डी को उन सभी के सामने बिछा देता है ताकि सभी लोग अपनी किस्मत आजमा सके। अब उनको विश्वास था कि अब उनके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरी तरह ईमानदारी का गेम था और ब्रिज भी यही चाहता था कि भले ही वो घाटे में रहे, लेकिन उसका सट्टे का काम इस शहर में नंबर 1 बन जाए। अब ब्रिज हर रोज मार्केट में एक नई टेक्निक लेकर आता था और उसको अपने काम में अपनाता था। अब धीरे धीरे उसने 1 का 90 गुना देना शुरू कर दिया और सभी सट्टेबाजों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। अब जब ये बात लालजी भाई को पता चलती है तो वो अपने आदमी शंभू को वहाँ पर सट्टा लगाने के लिए भेजते हैं और उसको सट्टे में मोटी रकम लगाने को कहते हैं, ताकि अगर उनका नंबर आ जाए तो ब्रिज उस रकम को 90 गुना करके लौटा ना सके। अब इस बार शंभू पूरा 100 का नोट लगाता है और बार बार उससे कंफर्म करता है कि अगर मेरा नंबर आया तो मैं 100 के बदले पूरे 9000 लूंगा। फिर ब्रिज हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हें 100 के 9000 दूंगा। फिर जैसे ही पत्ते खोलने की बारी आती है तो फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं जैसे ही पत्ता खोला जाता है तो उसमें शंभू का ही चुना गया नंबर आता है। अब ये पता लगने के बाद ब्रिज के पांव तले से जमीन खिसक जाती है कि इतनी बड़ी रकम वो कहां से ला कर देगा। अब इस समय उसके पास जितने भी पैसे थे उनमें से वो 9000 शंभू को दे देता है। तभी लक्ष्मण भी उसको याद दिलाता है कि हमें जीनू भाई के भी पैसे लौटाने हैं, लेकिन ब्रिज अपनी बात से नहीं मुकर सकता था। अब लालजी भाई को ये लग रहा था कि ब्रिज का धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि दाव पर लगाने के लिए उसके पास
पास पैसे ही नहीं बचे होंगे। इतने में एक हफ्ता पूरा हो जाता है और जीनू भाई उसके पास आता है। ब्रिज के पास जितने भी पैसे बचे थे वो जीनू भाई को दे देता है, लेकिन जीनू भाई कहता है कि ये पैसे तो मेरे ब्याज की रकम भी नहीं है। फिर ब्रिज जीनू भाई को भरोसा दिलाता है कि आप मुझे थोड़े पैसे और उधार दे दीजिए और मैं आपको वो जल्दी ही लौटा दूंगा। लेकिन जीनू भाई कहता है कि तुम्हारा छोटा भाई उंगली कटवाने चला था, लेकिन तुम तो अपना हाथ कटवाने पर तुले हो। फिर ब्रिज जीनू भाई को समझाता है कि आगे चलकर मेरा धंधा और बड़ा होने वाला है, और ये बात सुनकर जीनू भाई उसको कुछ पैसे और देने के लिए तैयार हो जाता है। अब ब्रिज को अपना धंधा बड़ा करना था, इसी वजह से वो एक बड़ी सी जगह को किराए पर ले लेता है और इस बार के खेल में वो लाता है मटका। अब मटके के अंदर से पत्ते निकालकर सट्टा लगाया जाने लगा, लेकिन ब्रिज उसको सट्टे की तरह चलाना नहीं चाहता था, बल्कि इसको ब्रांड बनाना चाहता था। फिर ब्रिज 3 पत्ते निकालकर समझाता है, मान लो किसी का सिंगल नंबर आया तो उसको मिलेगा 1 का 9, और अगर किसी का जोड़ा नंबर आया तो उसको मिलेगा 1 का 90। जिस समय ब्रिज ये सब कुछ समझा रहा था तो एक आदमी उसके पास आता है और बताता है कि तुम्हारे घर बेटा हुआ है। ये बात सुनकर वो तुरंत ही भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अपने बेटे को गोद में उठा लेता है। फिर वो अपनी वाइफ को शगुन के तौर पर सोने का कंगन देता है। लेकिन तभी इस कहानी में एक नए बंदे की एंट्री होती है और वो है डिसूजा, जो कि पेशे से एक रिपोर्टर है। वो ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखता है जो समाज में नए बदलाव लाते हैं, लेकिन इस समाज को भलाई करने वाले लोग नहीं चाहिए और इसी वजह से उसका कोई भी आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तभी डिसूजा के पास एक आदमी आता है और उसको मटका खेल के बारे में बताता है, जिसमें के नंबर आने पर 90 गुना दिए जा रहे थे। और ये बात सुनते ही डिसूजा हैरान हो जाता है। अब वो मटका गेम के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करके उसको एक्सपोज करने के बारे में डिसाइड करता है। दूसरी तरफ ब्रिज की हेल्प करने के लिए वही महिला आती है जिसकी ब्रिज ने पहले एपिसोड में हेल्प की थी। उसका नाम था रुक्मणी, और ब्रिज ने गेम के अंदर मटका इसलिए रखा था ताकि जब भी कोई अपने घर में मटका देखे तो उसको इस गेम की याद जरूर आए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं सारा मामला शांत होने लगता है। अब मटका खेलने के लिए लोग आ ही नहीं रहे थे। तभी शाम को दिगड़ू, ब्रिज और लक्ष्मण तीनों बैठकर इसी बारे में सोचने लगते हैं। फिर ब्रिज कुछ पैसे लाने के लिए घर के अंदर जाता है और जब वो अपनी वाइफ से पूछता है कि पैसे कहाँ पर हैं, तो उसकी वाइफ बताती है कि किचन के डिब्बों में रखे हैं। फिर ब्रिज जब उन डिब्बों को खोलकर देखता है तो उसको एक आइडिया आता है। फिर वो तुरंत ही अगले दिन मार्केट में उन डिब्बों को खाली करके उठा लाता है और पूरी टीम को समझाता है कि पहले आदमी के पास एक ही चॉइस होती थी, जैसे कि अगर उसके पास 10 रुपए हैं तो वो पूरे 10 रुपए को एक जगह पर लगा सकता था, लेकिन अब हम उनको ऑप्शन देंगे, जैसे कि अगर कोई आदमी 10 रुपए लगाना चाहता है तो वो एक डिब्बे में ना लगाकर हर डिब्बे में 1-1 रुपया डाले। इससे उस आदमी को भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा और हमें भी। अब ब्रिज पैसे कमाने की बजाय अपने धंधे को बड़ा करने में दिमाग लगाता है। अब उसकी टीम अलग अलग जगह पर जाकर मटका लेकर बैठा करती थी और जब भी पत्ते खोलने होते थे तो ब्रिज लैंडलाइन से सभी को नंबर बता देता था। फिर एक दिन डिसूजा भी वहां पर गेम खेलने के लिए पहुंच जाता है और डिगडू से उसके सारे रूल्स के बारे में पूछता है कि क्या सच में 90 गुना पैसे मिलेंगे। डिगडू बताता है, हाँ, हमारा काम एकदम ईमानदारी से होता है। तभी कुछ देर बाद गुल भी ब्रिज के नए मार्केट में पहुंच जाती है, क्योंकि अब वो भी उसके खेल में पैसा लगाना चाहती थी। अब की बार वो पूरे के पूरे 500 रुपए लगाती है, लेकिन ब्रिज हिचकिचाता है क्योंकि ब्रिज को पता था कि अगर वो 500 रुपए लगाएगी और गलती से उसका नंबर आ गया तो उसको 90 गुना देने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है। फिर ब्रिज उसको समझाता है कि आप 100-200 रुपए लगा लीजिए, लेकिन गुल 5 नंबर पर 500 रुपए लगा देती है। अब शाम को बारी आती है पत्ते खोलने की, इसलिए ब्रिज इस रूल को इतना ज्यादा क्रिटिकल बना देता है कि कोई भी समझ नहीं पाता कि जीत किसकी हुई है। तभी वहां पर लोग आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं और मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। फिर डिगडू तुरंत जाकर पुलिस को संभालता है और उनको कुछ पैसे देता है। अब ये सब होता देखकर डिसूजा तुरंत ही अपने पब्लिशर के पास कॉल करता है और उनको भी इस सट्टे के बारे में बताता है, लेकिन पब्लिशर सीधा ही मना कर देता है कि तुम्हें जो काम दिया गया है तुम बस वही करो, तुम ज्यादा अपने दिमाग का घोड़ा मत दौड़ाओ। तभी एक आदमी जीत जाता है और उसके पूरे 18,000 बन जाते हैं, लेकिन ब्रिज उसको सिर्फ 14,000 देता है क्योंकि अभी उसके पास सिर्फ इतने ही रुपए थे और कल 12 बजे पैसे देने को कहता है। ब्रिज भी उसको हाँ कर देता है, लेकिन अब उसकी टीम टेंशन में आ जाती है कि ब्रिज इतने समय में इतनी बड़ी रकम कैसे लेकर आएगा। इस समय वहां पर गुल भी बैठी हुई थी। वो ब्रिज को कुछ पैसे देती है और कहती है, दोस्त समझकर रख लो, जब तुम्हारे पास पैसे जुड़ जाएंगे तब तुम मुझे लौटा देना। दूसरी तरफ डिसूजा जब अपनी माँ के पास बैठा था तो वो उनको बताता है कि कोई भी पब्लिशर उसके आर्टिकल को छापने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन डिसूजा हार नहीं मानता
नेक्स्ट डे वो किसी और पब्लिशर के पास जाकर अपना आर्टिकल दिखाता है और उसको पब्लिश करवा देता है। अब न्यूज़पेपर में मटका के एक्सपोज की खबर छप जाती है, लेकिन मटका का धंधा कोई भी बंद नहीं करवा पाता। अब समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मजदूरों से हफ्ता लिया करते थे, लेकिन मजदूर तो अपने सारे पैसे मटके में हार जाया करते थे। इसी वजह से वो हफ्ता भी नहीं दे पाते थे। फिर हफ्ता लेने वाले लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ भी करके वो लोग इस मटके को बंद करवा कर ही रहेंगे। दूसरी तरफ लालजी भाई को भी घाटा हो रहा था, क्योंकि सारे लोग मटका खेलने जाया करते थे। ब्रिज के पास कुछ ऐसे ऑफर थे जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, जैसे कि सिंगल पाना, डबल पाना और ट्रिपल पाना। वो हर रोज कोई नई ऑप्शन लेकर आता था, जिनमें 150 गुना, 300 गुना और 1000 गुना तक का रिटर्न मिलता था। अब वो इतनी बड़ी कमाई का लालच देकर लोगों को तेजी से अपनी तरफ खींचने लगता है और धीरे धीरे मटका का क्रेज बढ़ने लगता है। तभी एक दिन उसको पता चलता है कि उसके मटके पर पूरे 8000 का बड़ा दाव लगा है और ये दाव लालजी भाई की ओर से लगाया गया था। फिर ब्रिज बैठकर एक एक करके कई सारे लोगों को कॉल करता है और उनको पैसा इकट्ठा करने के लिए कहता है। आखिर में वो जीनू भाई को कॉल करता है और जीनू भाई पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रात को जब ब्रिज अपना मार्केट बंद करके घर जाने लगता है तो गली में कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं और फिर वो उसका बैग छीनने की कोशिश करते हैं। तभी छीना झपटी में एक आदमी चाकू निकालकर उसको मारने ही वाला था कि तभी सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं जैसे ही वो लोग ब्रिज पर हमला करने लगते हैं तभी वहां पर डिगडू भी आ जाता है और उन सभी को पीट कर भगा देता है। फिर ब्रिज अपने घर पर पहुंचता है, जहां पर उसकी वाइफ उसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है। दरअसल ब्रिज अपनी वाइफ को अपने धंधे के बारे में कुछ भी नहीं बताता था और इसी वजह से उसकी वाइफ उससे नाराज थी। अगले सीन में हम देखते हैं गुल ब्रिज को अपनी पार्टी में इन्वाइट करती है, जहाँ पर शहर के अमीर और रसूखदार लोग मौजूद थे। अब ब्रिज को वहाँ पर मटका का नंबर खोलना था, लेकिन इतने बड़े माहौल में वो घबरा जाता है और बिना बताए वहां से खिसक लेता है। फिर नेक्स्ट डे गुल मार्केट में ब्रिज से मिलने के लिए आती है और कहती है कि कल तुम्हें पार्टी से भागना नहीं चाहिए था, कल तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो नंबर मुझे ही खोलने पड़े। फिर गुल उसको बताती है कि कल रात बहुत सारा कलेक्शन हुआ और फिर वो सारा कलेक्शन ब्रिज के हाथ में रख देती है। वो बताती है कि पार्टी में सभी लोगों को मटके का गेम खेलकर काफी अच्छा लग रहा था और अब वो लोग आगे भी ऐसे ही पैसे लगाते रहेंगे। अब ब्रिज अपनी गेम को और बड़ा करने के लिए कुछ और एडवांस चीजें लेकर आता है और संगम का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है जिसमें अगर कॉम्बिनेशन निकला तो लोगों को 1500 से लेकर 15000 गुना तक मिल सकता था। अब शहर की फैक्ट्रियों में काम करने वाला हर आदमी मटका का आदी हो चुका था और दिन ब दिन ब्रिज का कारोबार बढ़ता ही जा रहा था। पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अब मोटा भाई एकदम मौज में था। अब जब 3-3 जगह पर मटका खुलेगा तो इतना सारा पैसा बनना तो लाजमी है। अब एक मटका संभालता था डिगडू और दूसरा लक्ष्मण जानबूझकर अपना मटका कॉलेज के सामने लगाया करता था। तभी एक दिन उसकी मुलाकात वसुधा नाम की एक लड़की से होती है जो कि कॉलेज में पढ़ा करती थी और वसुधा लक्ष्मण को काफी पसंद भी आती है। अगले सीन में हम देखते हैं मंत्री वापट एक कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था और लोगों को बता रहा था कि मैंने एरिया में जितने भी बुरे काम थे सबको बंद करवा दिया है। लेकिन वहां पर बैठा हुआ डिसूजा उसकी बात काटते हुए कहता है कि शहर में एक और बड़ा सट्टे का स्कैंडल चल रहा है जिसको सब मटका बोलते हैं और अगर उसको नहीं रोका गया तो आगे चलकर बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा। लेकिन मंत्री वापट के पास डिसूजा के सवालों का कोई भी जवाब नहीं था और वो तुरंत ही कॉन्फ्रेंस खत्म करके वहां से निकल जाता है। अब जब वापट को मटके की कलेक्शन पता चलती है तो वो हैरान हो जाता है और अब वो नहीं चाहता था कि वो इतना बड़ा धंधा बंद करवाए, क्योंकि इसमें सरकार का बहुत फायदा हो सकता था। लेकिन ब्रिज की नजर से देखा जाए तो उसका धंधा कोई जुआ नहीं था, बल्कि वो ईमानदारी से खेल खिलवाता था। एक दिन जीनू भाई खुद ब्रिज के घर पर आते हैं। उस समय ब्रिज के ससुर जी भी वहां पर मौजूद थे। फिर वो अपनी परेशानी बताते हैं कि गांव में भारी बारिश की वजह से उनकी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब उनके पास कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए वो ब्रिज से गुजारिश करते हैं कि गांव में भी मटका शुरू करवा दे ताकि वो लोग भी थोड़ी बहुत कमाई कर सकें। इस समय जीनू भाई जो कि वहां पर मौजूद था, उसके मन में भी मटका का कीड़ा पैदा हो जाता है कि एक मटका उसको भी संभालने दिया जाए। लेकिन ब्रिज को लग रहा था कि वो इसमें बेईमानी करेगा। दूसरी तरफ लक्ष्मण वापिस से अपने अड्डे पर आता है तो वसुधा उसके
पास आती है। अब उन दोनों के बीच में और ज्यादा बातें होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ डिगडू को पता लगता है कि हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो रही है, जो कि हर बार लक्ष्मण के ही खाते से होती है, लेकिन लक्ष्मण इसका कोई भी जवाब नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रिज की वाइफ की चोल में किसी औरत के साथ लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पर ब्रिज पहुँच जाता है और इस जगह को छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन पहले वो वसुधा को तैयार करके एक गाड़ी के शोरूम में लेकर जाता है, क्योंकि ब्रिज को एक गाड़ी बहुत ही पसंद थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही पीस था। इसलिए शोरूम का मालिक एक हफ्ता वेट करने को कहता है, लेकिन ब्रिज के पास अब बहुत सारा पैसा हो गया था, इसलिए वो एक के बाद एक गाड़ियां निकालकर टेबल पर रख देता है और उस इकलौती गाड़ी को अपना बना लेता है। वैसे दोस्तों, आप सबकी दुआओं से मैंने भी एक कार ली है और मैंने अपना एक व्लॉग चैनल भी खोला है। अगर आप लोग मेरे बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके सपोर्ट करें। अब चलते हैं वापस कहानी की तरफ। ब्रिज अपनी वाइफ को साथ लेकर उसी घोड़ों की रेस में जाता है जहां से उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। फिर अंदर जाने से पहले वो उन्हीं सिक्योरिटी गार्ड्स को टिप देकर जाता है और अंदर जाकर वो घोड़ों पर पैसे लगाता है और उसका एक घोड़ा जीत भी जाता है। फिर जैसे ही वो दोनों वापस अपने चोल में लौटते हैं तो वहाँ की औरतें उनको देखकर जल भून जाती हैं। फिर जब ब्रिज के ससुर जी वहाँ से जाने लगते हैं तो ब्रिज उनको इतने सारे पैसे देता है कि उनको कभी भी किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। अब लालजी भाई को भी पता चल जाता है कि लक्ष्मण उनकी बेटी को डेट कर रहा है, इसलिए वो उसको समझाते हैं कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में तभी दूंगा जब तुम अपने बड़े भाई की तरह अपना साम्राज्य खड़ा कर लोगे। दरअसल लालजी भाई जानबूझकर लक्ष्मण को भड़का रहा था कि तुम अपने भाई के नौकर हो और तुम्हारी उसके सामने कोई भी औकात नहीं है। जाओ जाकर पहले अपनी औकात बनाओ, फिर मेरी बेटी से शादी की बात करना। अब शाम को बारी आती है नंबर खोलने की। हर जगह पर नंबर खोला जा रहा था, लेकिन तभी हम लक्ष्मण को देखते हैं जो कि कुछ पर्चियों को अपने मुंह में चबा डालता है। लेकिन इन सब चीजों का असर तब नजर आता है जब डिगडू खाते को मैनेज करता है। अब डिगडू को पता चल जाता है कि लक्ष्मण के मटके से कितने पैसों का घपला हुआ है, इसलिए वो तुरंत ब्रिज को बताता है कि तुम्हारा भाई घपले कर रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं ब्रिज अपने भाई लक्ष्मण को अपने पास बिठाता है और उसको बताता है कि हिसाब में 3300 रुपए का घपला हुआ है। हमारी कलेक्शन और हिसाब दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे। फिर लक्ष्मण सीधा ही कह देता है कि हो सकता है कि हिसाब में गड़बड़ी हुई हो। तभी दगड़ू कहता है कि 2 दिन के हिसाब में इतना फर्क नहीं पड़ता। फिर लक्ष्मण दगड़ू से कहता है कि पहली बात, जब 2 मालिक आपस में बात कर रहे हो तो नौकर को बीच में नहीं बोलना चाहिए, और दूसरा, इतने पैसे देखकर तेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया होगा। तभी ब्रिज लच्छू को चुप करा देता है, लेकिन फिर भी लच्छू कहता है कि आपका ये गवार नौकर पूरा अकाउंट संभालता है और थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा देता है। फिर ब्रिज कहता है कि अबे तू जिंदगी में पहली बार काम कर रहा है तो कम से कम इसे ढंग से कर। अगर तू ऐसा ही करता रहा तो एक दिन तू तो डूबेगा ही, साथ में इस मटके को भी ले डूबेगा। फिर गुस्से में लच्छू वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ ब्रिज की वाइफ अपने घर के लिए नई नई चीजें खरीद कर ला रही थी। तभी ब्रिज उसको कहता है कि अगर तू इतना चमकेगी तो दुनिया की आंखों में चुभने लगेगी। फिर बरखा ब्रिज को बताती है कि लच्छू ने अपने रहने के लिए कोई और कमरा ले लिया है। ब्रिज कहता है उसने मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। तभी उन दोनों की बातों के दौरान उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है। फिर ब्रिज उनको कहता है कि अरे भाई कहाँ चले आ रहे हो, यहाँ कोई गार्डन थोड़ी है। लेकिन वो लोग सर्च वारंट दिखाकर घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। घर में हर जगह तलाशी ली जाती है और जो सोफा अभी अभी बरखा ने खरीदा था उसको भी चीर फाड़ करके देखा जाता है और यहाँ तक कि घर का राशन भी चेक किया जाता है। तभी बरखा खड़े होकर जाने लगती है, लेकिन ऑफिसर उसको रोक देता है और कहता है चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। जब तक रेड चलेगी तब तक कोई भी कहीं नहीं जाएगा। अब ब्रिज को भी एहसास हो जाता है कि उसके इस धंधे के चक्कर में उसका बेटा फंस रहा है। फिर रेड खत्म होने के बाद सभी ऑफिसर घर से बाहर निकल जाते हैं, जहां पूरा मोहल्ला तमाशा देखने के लिए खड़ा था। दूसरी तरफ लच्छू अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाते हुए वसुधा से मिलता है। फिर वसुधा लच्छू को भड़काने लगती है और कहती है कि तुम अपने आने वाले नंबर मुझे बता दिया करो ताकि हम गेम जीतकर थोड़े बहुत पैसे जीत जाएं। लेकिन लक्ष्मण ये बात सुनकर कहता है कि गेम को गेम की तरह चलाना चाहिए। फिर वसुधा कहती है ओ अच्छा, तुम्हारे भाई ने मना किया होगा। तुम हमेशा अपने भाई के साए में क्यों रहते हो? मेरी एक बात हमेशा याद रखना,
छांव में रहने वाले पेड़ पौधे जल्दी सड़ जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण कहता है कि मैं पौधा नहीं हूँ बल्कि पेड़ हूँ, वो भी पीपल का। मैं किसी की छांव का मोहताज नहीं हूँ, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ बरखा अपनी इवनिंग क्लास के लिए क्लास में एंटर करती है। इस क्लास को पढ़ा रहा था नीलकमल नाम का एक प्रोफेसर। फिर बरखा अपनी क्लास लेने के बाद ब्रिज के साथ एक नया घर देखने के लिए जाती है। तभी बरखा ब्रिज से कहती है कि हमें लच्छू से बात करनी चाहिए, वो आपका भाई है और आपको बहुत मानता है। कभी कभी आप उसके भाई से बाप बन जाते हो। फिर ब्रिज कहता है जब वो 4 साल का था तब से मैं उसके साथ साय की तरह खड़ा हूँ, इतना हक तो मेरा बनता ही है। भले ही हम दोनों भाई एक साथ नहीं रहते, लेकिन धंधा तो दोनों साथ में ही करते हैं। तभी लच्छू ब्रिज और दगड़ू को बुलाकर बाहर एक सरकारी बिलबोर्ड दिखाता है जिसमें लिखा था कि धोखेबाजों से दूर रहो, महाराष्ट्र सरकार की लॉटरी में पैसा लगाओ, देश की प्रगति में हाथ बटाओ। यानी कि अब सरकार ने भी इस मटका खेल को देखकर लॉटरी खेल शुरू कर दिया है। फिर ब्रिज ये सब बातें गुल को बताता है। गुल कहती है कि तुम उन पर केस कर सकते हो, लेकिन ब्रिज कहता है कि कानून हमारे हाथ में है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कभी भी सेब को संतरा बनाकर सबके सामने रख सकते हैं। लेकिन गुल उसको शांत कराते हुए कहती है मेरे बर्थडे पर कितना ज्यादा कलेक्शन हुआ है। फिर ब्रिज पूछता है कि क्या आज तुम्हारा बर्थडे है, तुमने मुझे बताया नहीं। फिर ब्रिज उसके साथ बैठकर उसे शुगर क्यूब खिलाने लगता है और धीरे धीरे दोनों काफी करीब आ जाते हैं। तभी ब्रिज को अपने बेटे की याद आती है। फिर वो गुल से कहता है कि मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा और फिर वो उठकर वापस अपने घर चला जाता है। अब ब्रिज को एहसास होता है कि उसने सही समय पर खुद को रोक लिया। फिर वो तय करता है कि वो दोबारा कभी भी गुल के इतने करीब नहीं आएगा, लेकिन गुल तो खुद ही उसके करीब आना चाहती थी। अगली सुबह वो ब्रिज के पास एक चिट्ठी भेजती है जिसमें लिखा था कि शुगर क्यूब कड़वी नहीं होती, और ब्रिज भी बड़ा चतुर आदमी था। वो उस चिट्ठी का जवाब देता है कि तुम्हारी उस शुगर क्यूब से जिंदगी ज्यादा मीठी ना हो जाए। दूसरी तरफ डिसूजा और इंस्पेक्टर बैठकर इस लॉटरी वाले सिस्टम पर बात कर रहे थे। फिर डिसूजा कहता है कि एक लोकल मटका बंद करने के लिए सरकार ने सरकारी मटका खोल दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रिज वापट से मिलने के लिए उसके पास जाता है। फिर ब्रिज उसके सामने खुद को छोटा दिखाते हुए कहता है कि ये मेरा भाग्य है कि आपने मुझे बुलाया। लेकिन वापट कहता है ब्रिज साहब, मुझे अच्छे से पता है आप छोटे इंसान हैं या बड़े, मैंने आपकी कुंडली पहले से ही निकलवा ली है। फिर वो बताता है कि मैंने लॉटरी सिस्टम इसलिए शुरू किया ताकि तुम्हारे मटके से जो लोगों का फायदा उठाया जा रहा है उसको तुरंत ही बंद करवा दिया जाए। लेकिन ब्रिज भी शांत नहीं बैठता। ब्रिज कहता है कि मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि आप किस तरह इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। अब जिस तरह ब्रिज ने वापट के घर पर जाकर उसको ललकारा था, इससे वापट बिल्कुल भी शांत बैठने वाला नहीं था। वापट को पता था कि उनके इस धंधे की मुख्य कड़ी टेलीफोन नेटवर्क है जिनके जरिए नंबर खोला जाता है और इसी वजह से फोन की लाइन को बिजी कर दिया जाता है। उन दिनों एक नाम से एक ही टेलीफोन नंबर लिया जा सकता था, लेकिन ब्रिज के पास तो 100 से भी ज्यादा टेलीफोन नेटवर्क थे जो कि उसने ब्लैक में लिए थे। तभी जब नंबर खोलने का समय आता है तो कॉल में डिस्टरबेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तभी दगड़ू अपना काम खत्म करने के बाद मार्केट में घूमने चला जाता है और देखता है कि लालजी भाई ने अपना एक नया धंधा खोल लिया है, न्यू बॉम्बे मटका, जो कि 1 का 12 गुना दे रहा है। उसके सिंगल पाना में 200 गुना, डबल पाना में 400 गुना और वहीं ट्रिपल पाना में 1200 गुना मिलता है। तभी दगड़ू तुरंत जाकर ब्रिज को सब कुछ बताता है कि कैसे लालजी भाई न्यू मटका के नाम से अपना नया धंधा चला रहे हैं। दगड़ू की बातें सुनकर ब्रिज तुरंत ही लालजी भाई के पास फोन करता है और उनसे मिलने के लिए कहता है। फिर दगड़ू और ब्रिज लालजी भाई से मिलते हैं। लालजी भाई अपने साथ बंदूक लेकर आया था। फिर ब्रिज कहता है कि हम लोग लड़ने थोड़ी ना आए हैं, सिर्फ बात करने के लिए आए हैं, इसलिए बंदूक लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन लालजी भाई जवाब देता है कि मुझे खुद नहीं पता कब बंदूक चलानी पड़ जाए। फिर ब्रिज उसको कहता है कि मटका खेल मैंने बनाया है, आपको मटका नाम यूज नहीं करना चाहिए था। फिर लालजी भाई कहते हैं कि तुमने भी मेरे मार्केट में आकर मेरे सभी कस्टमर्स अपनी तरफ कर लिए, तो फिर मैं पीछे क्यों हटूं। फिर ब्रिज कहता है मैंने जो कुछ भी किया सबके सामने किया। लेकिन लालजी भाई कहता है तो मैं क्या करूं, आरती उतारूं, इश्क और धंधे में सब कुछ जायज है। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में लक्ष्मण बोल पड़ता है और कहता है ऐसा करते हैं कि बॉम्बे एरिया को आधा आधा डिवाइड कर देते हैं, आधा एरिया लालजी भाई संभालेंगे और आधा एरिया हम संभालेंगे और भाव भी बिल्कुल सेम रहेंगे। फिर ब्रिज कहता है पहले तू चलना सीख, बाद में दौड़ना। फिर ब्रिज और लालजी दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों ही अपने अपने तरीके से अपने धंधे को चलाएंगे, कोई भी किसी के धंधे में टांग नहीं अड़ाएगा और भाव भी सेम रहेंगे। अब ग्राहक की खुद की इच्छा
होगी कि वो किसके पास जाना चाहता है। अब ये बातें सुनकर लालजी भाई वहाँ से चला जाता है। फिर ब्रिज होटल के फोन से गुल के पास कॉल करता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर गुल उसको अपने घर पर बुला लेती है। तभी ब्रिज एक बात नोटिस करता है कि होटल की टेलीफोन लाइंस एकदम क्लियर है। पूछने पर पता चलता है कि होटल वालों की अपनी प्राइवेट टेलीकॉम एक्सचेंज लाइन होती है और उनके कॉल्स को भी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। फिर ब्रिज ये बात अपनी टीम को बताता है और दगड़ू से कहता है कि कुछ भी करके इस टेलीफोन एक्सचेंज में किसी बाबू को फंसाना होगा। फिर दगड़ू अपने काम पर लग जाता है। दगड़ू की नजर सुलभा नाम की एक लड़की पर पड़ती है। जब वो बस स्टैंड पर खड़ी थी तो दगड़ू उसके पास आता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती। फिर जैसे ही दगड़ू वहाँ से जाने लगता है, सुलभा पूछती है कि आपके पैर में क्या हुआ है। फिर दगड़ू बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। फिर सुलभा उसको कहती है कि मेरी बहन का पैर भी ऐसा ही है। दगड़ू कहता है इसमें पैसे तो बहुत लगते होंगे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। दूसरी तरफ ब्रिज के पास उसका दोस्त अंतु आता है और बताता है कि मेरी कॉलोनी की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, इसलिए मैं वहां का नगर पालिका चुनाव लड़ना चाहता हूं, वो भी वापट की पार्टी के खिलाफ। अब वापट का नाम सुनकर ब्रिज कहता है ठीक है, तुम इलेक्शन लड़ो, तुम्हारे इलेक्शन लड़ने में जितना भी खर्च आएगा वो सारा पैसा मैं लगाऊंगा। लेकिन उसकी लॉटरी की समस्या अभी भी वहीं की वहीं थी। फिर ब्रिज इस लॉटरी का फायदा उठाकर अपने सारे काले धन को सफेद कर लेता है। वो पहले ही पता करवा लेता है कि किसकी लॉटरी लगने वाली है और उसके घर जाकर बिना टैक्स काटे पूरा पैसा पे कर देता है और लॉटरी का नंबर खुद ले लेता है और बाद में उसी लॉटरी के पैसे को इशू करवाकर अपने खाते के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही करके ब्रिज ढेर सारी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देता है। तभी एक दिन जब वापट अपना भाषण दे रहा था तो अंतु ब्रिज के साथ एक रैली निकालता है और वहीं पर रुककर सभी को बताता है कि अंतु मेरा भाई, मेरा दोस्त है और अब वो नगर प्रत्याशी के रूप में इलेक्शन में खड़ा हुआ है। अब ये खुद भी गरीबी से जूझ रहा है जैसे आप लोग जूझ रहे हैं, इसलिए ये आपका दर्द अच्छे से समझता है, इसलिए आप सब लोग भी अपना प्यार अंतु के ऊपर बनाए रखें। अब ब्रिज ने ये भाषण देकर वापट को साफ साफ चुनौती दे दी थी और ब्रिज को खुद भी पता था कि अब वापट शांत नहीं बैठेगा, इसलिए ब्रिज अपने घर का सारा माल और जितना भी पैसा था सब कुछ उठाकर एक सेफ जगह पर शिफ्ट कर देता है और अंतु के ऊपर ब्रिज का हाथ होने की वजह से अंतु को भी जीत हासिल हो जाती है। फिर ब्रिज अपनी सभी बातें गुल के साथ साझा करता है और दोनों के बीच में रोमांटिक बातें भी होने लगती हैं और फिर धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ दगड़ू सुलभा से मिलता है। सुलभा पूछती है कि आपके पैर का एक्सीडेंट कैसे हुआ। फिर दगड़ू बताता है कि मैं फौज में था और यहीं से इस बात का पता चलता है कि उस दिन जब ब्रिज गली में मारा जाने वाला था तो दगड़ू ने कैसे फुर्ती में आकर उसको बचा लिया। फिर दगड़ू बताता है कि एक वार के दौरान चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया था और एक बॉम्ब आकर मेरे पैरों के पास गिरा और वहीं पर ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया, लेकिन फिर भी मैंने एक पैर के सहारे पूरी सेना की जान बचा ली। फिर सुलभा कहती है कि फिर तो तुम्हें पुरस्कार भी मिला होगा। फिर दगड़ू बताता है मिला था, लेकिन मुझे नहीं, मेरे सीनियर्स को। ये सारी बातें बताते वक्त दगड़ू के मन में और दिल में बहुत दर्द भरा था। तभी एक दिन लक्ष्मण के पास एक आदमी आता है और बताता है कि परसों मेरा नंबर लगा था, लेकिन मैं कुछ निजी काम में व्यस्त था, इसलिए मैं पैसे लेने के लिए नहीं आ पाया। फिर लक्ष्मण उसकी पर्ची देखता है और कहता है कि ये परसों का नहीं है। फिर लक्ष्मण अपनी डायरी चेक करता है और अच्छे से कंफर्म कर देता है कि ये नंबर परसों का नहीं है, जबकि वो नंबर परसों ही लगा था। फिर वो आदमी कहता है कि अगर ब्रिज भाई होते तो पैसा जरूर देते। फिर दूसरा आदमी कहता है कि ये ब्रिज का सगा भाई है। अब दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और लक्ष्मण उस आदमी को मारते हुए वहां से भगा देता है, लेकिन जाते जाते वो आदमी धमकी देकर जाता है कि मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत करूंगा। दूसरी तरफ दगड़ू सुलभा को एक पर्ची देता है और इस पर्ची में वो नंबर थे जो आज खुलने वाले थे। फिर सुलभा हर एरिया में संपर्क करके उन सभी नंबर्स को फैला देती है। दूसरी तरफ लक्ष्मण को भी पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है और वो लक्ष्मण को घसीटकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। जब ये बात ब्रिज को पता चलती है तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और लक्ष्मण से मिलता है। फिर लक्ष्मण उसको कहता है भाई वो पर्ची परसों की नहीं थी, लेकिन ब्रिज को पता था कि लक्ष्मण उससे झूठ बोल रहा है। फिर ब्रिज उसको समझाता है कि मैं ईमानदारी से पैसा कमाता हूँ। जब मैं बचपन में मुंबई आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था,
लेकिन आज ईमानदारी से पैसा कमा कमा कर मैं बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गया हूं। फिर ब्रिज लक्ष्मण को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। बाहर आकर ब्रिज दगड़ू से कहता है कि जब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आती तब तक इसको अंदर ही सड़ने दो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब लक्ष्मण की बेल हो जाती है। जब लक्ष्मण बाहर आता है तो वो हर जगह ब्रिज को ढूंढने लगता है, लेकिन ब्रिज उसको कहीं भी दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि ये बेल उसके भाई ब्रिज ने नहीं बल्कि लालजी भाई ने करवाई है, जो कि लक्ष्मण के होने वाले ससुर थे। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5वें एपिसोड में हम देखते हैं एक आदमी ब्रिज को बताता है कि लक्ष्मण लालजी भाई के साथ काम करने लगा है। अब ये बात सुनकर ब्रिज अंदर से टूट जाता है, लेकिन अब भी मटका का खेल पूरे चरम पर था। भले ही देश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी, हर जगह दंगे फसाद हो रहे थे, लेकिन ब्रिज के खाते में आधा पैसा जमा हो रहा था। ऐसे ही समय बीतता जाता है और 1979 का समय आता है। ब्रिज का बेटा अनमोल अब काफी बड़ा हो गया था। तभी ब्रिज के पास कॉल आती है और वो घर से ही नंबर बता देता है, यानी कि ब्रिज अब घर पर बैठे बैठे ही सारे नंबर बता दिया करता था। लेकिन इसका बुरा असर ये पड़ता है कि उसका बेटा भी अब उसकी नकल करने लगा था, यानी कि इस धंधे का असर उसके बेटे पर भी पड़ रहा था। लेकिन फिर भी वो ईमानदारी के साथ पत्ते खोलता है। हर बार ब्रिज के पास एक मौका होता है कि वो बेईमानी करके जीते, लेकिन उसकी ईमानदारी उसको ऐसा नहीं करने देती। तभी आज पत्ते खोलने पर ट्रिपल पाना आ जाता है, यानी कि 3 बार 9, जिससे ब्रिज को मोटा घाटा होने वाला था। लेकिन फिर भी वो उस नंबर को चेंज नहीं करता और पूरी ईमानदारी के साथ सही नंबर बताता है। अब ब्रिज मार्केट में धोती कुर्ता पहनकर संत बनकर घूमता है और उसकी ये बात लालजी भाई और लक्ष्मण को पसंद नहीं आती। दरअसल ब्रिज अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए उन पर काफी सारा खर्चा भी किया करता था, जबकि लालजी भाई और लक्ष्मण उसके बिल्कुल विपरीत थे। वो लोग अपने धंधे में बेईमानी किया करते थे। फिर लक्ष्मण लालजी भाई को सलाह देता है कि हमें वापट से बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ दगड़ू जब मटका लेकर बैठा था तो उसके पास एक आदमी आता है और उसके कान में कुछ कहता है। फिर दगड़ू तुरंत मटका बंद करके गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और लोगों पर लाठी चार्ज कर देती है, लेकिन पुलिस वाले अब दगड़ू के पीछे भी पड़ चुके थे। फिर दगड़ू भागते भागते ब्रिज भट्टी के पास आता है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। पुलिस भी तब तक उसके घर के बाहर पहुंच चुकी थी। फिर जब ब्रिज दरवाजा खोलता है तो देखता है बाहर पुलिस आई है। फिर पुलिस वाला अपने हवलदार को तलाशी लेने के लिए कहता है, लेकिन ब्रिज कहता है कि तलाशी लेने के लिए आपको वारंट लाना पड़ेगा। बिना वारंट के आप तलाशी नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपको चाय जरूर पिला सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे घर पर पहली बार आए हैं। फिर पुलिस के जाने के बाद दगड़ू बाहर निकलता है। फिर ब्रिज दगड़ू को समझाता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इन सब का मेरे बेटे पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ डिसूजा का बॉस उसके पास फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइन इतनी ज्यादा बिजी थी कि कॉल लग ही नहीं पाती। फिर डिसूजा बताता है कि 9 बजे और 12 बजे आपको टेलीफोन की लाइन ऐसे ही बिजी मिलेगी, क्योंकि इस समय मटका का नंबर खोला जाता है और अगर ऐसे में कोई फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस बुलाना चाहे तो वो इमरजेंसी नंबर कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। फिर उसका बॉस कहता है कि इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा। फिर काफी सोचने के बाद वो डिसूजा से कहता है कि तुम इसकी गहराई से जांच करो और इस बार मैं तुम्हारी रिपोर्ट को पब्लिश करूंगा। लेकिन फिर वो डिसूजा को कहता है कि तुम गवर्नमेंट वाली लॉटरी के चक्कर में मत पड़ जाना, सिर्फ मटका के बारे में लिखना। लेकिन डिसूजा एक ईमानदार आदमी था, वो दोनों को ही लपेटे में लेना चाहता था। दूसरी तरफ ब्रिज की भी अय्याशियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो हर रोज गुल से मिलता था और उसके साथ रात बिताता था। दूसरी तरफ दगड़ू भी सुलभा को फोन करके बताता है कि अभी पुलिस का लफड़ा चल रहा है। कोई पुलिस वाला कुछ पूछे तो मेरे बारे में बताना मत, क्योंकि अब मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं गुल ब्रिज को बताती है कि मैं अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। आज ही मैंने एक अच्छी सी लोकेशन भी देखी है। फिर ब्रिज उसको कहता है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम ले जाओ, पैसों की चिंता मत करो। लेकिन गुल कहती है कि मैं अपने रेस्टोरेंट को अपने दम पर खोलना चाहती हूँ, अपने पैसों से। इसलिए अगली सुबह वो अपनी सास के पास जाती है, क्योंकि उसको पता था कि उसके हस्बैंड रूसी के नाम पर एक लाइफ इंश्योरेंस था, जिसकी मौत पर उसकी सास को बहुत सारे पैसे मिले थे। लेकिन गुल की सास कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या काम करती हो। तुम सट्टा खेलती हो, मटका खेलती हो और घर में किसी अनजान आदमी को भी बुलाती हो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। लेकिन गुल कहती है कि इस कड़वाहट से आपका बेटा वापस नहीं आ जाएगा। फिर गुल ये भी बताती है कि मुझे पता है कि आप सभी लोग मुझे
मुझे ब्लेम करते हो कि मेरी वजह से रूसी की डेथ हुई, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस घर से बहुत प्यार करती हूं, आपसे, आपकी पूरी फैमिली से। और ये बात कहकर वो वहां से चली जाती है। अब धीरे धीरे ब्रिज की वाइफ बरखा को भी एहसास होने लगता है कि ब्रिज आजकल कहीं और ही मुंह काला करवाने के लिए जाता है, क्योंकि अब तो ब्रिज के कपड़ों में से किसी और की खुशबू भी आने लगी थी। खैर, बरखा का एग्जाम था, इसलिए वो अपना एग्जाम देने के लिए चली जाती है, लेकिन एग्जाम के दौरान नीलकमल बरखा के पेपर में उसकी हेल्प करता है। अगले सीन में हम देखते हैं रुक्मणी जब अनमोल को लेकर स्कूल से घर जा रही थी तो रास्ते में एक आदमी उसको रोककर मटके का नंबर पूछने लगता है। वो आदमी अनमोल के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, लेकिन रुक्मणी उसको धक्का देकर दूर कर देती है और अनमोल को लेकर वहां से निकल जाती है। शाम को जब बरखा आती है तो रुक्मणी उसको वो सब कुछ बताती है कि रास्ते में क्या हुआ था। इतने में वहां पर ब्रिज भी आ जाता है और पूरी बात बताने को कहता है। फिर बरखा बताती है कि अनमोल को लोग रास्ते में रोककर पूछ रहे थे कि ओपनिंग और क्लोजिंग नंबर क्या है। अब ब्रिज समझ जाता है कि इस काम का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो उसका बच्चा बिगड़ जाएगा। तभी रात को सोते समय ब्रिज बरखा से बात करता है कि हम अनमोल को बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे, इन सब चीजों से दूर। हालांकि ब्रिज और बरखा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। फिर अगली सुबह वो अनमोल को बोर्डिंग स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। जिस बच्चे को ब्रिज कभी भी अकेला नहीं छोड़ता था और बरखा भी उसको खूब प्यार करती थी, आज वही बच्चा उनसे दूर हो रहा था। फिर बरखा मायूस होकर अनमोल से वादा करती है कि मैं दिवाली पर तुम्हें लेने के लिए जरूर आऊंगी। दूसरी तरफ सुलभा भी दगड़ू के साथ उसके गांव आ चुकी थी। फिर दगड़ू इमोशनल होकर सुलभा को अपनी बैक स्टोरी बताता है कि कैसे मेरा सीनियर मुझसे ठीक ढंग से बात भी नहीं करता था और सारा क्रेडिट खुद ही ले जाता था। पहले मैं पल्लेदारी का काम किया करता था, लेकिन आज ब्रिज भट्टी की वजह से मुझे मटके ने ये सब कुछ दिया, जिसका मैं हकदार भी नहीं था। दूसरी तरफ ब्रिज रुक्मणी के नाम पर रजाई गद्दे का व्यापार शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर व्यापार सिर्फ रजाई गद्दों का नहीं हो रहा था, बल्कि उनके अंदर पैसे भी भरे जाते थे। अब गुल भी अपना रेस्टोरेंट खोल देती है, जिसका नाम वो रखती है रूसी रेस्टोरेंट। अगले सीन में हम देखते हैं लालजी भाई बापट से मिलने के लिए जाता है और दोनों के बीच में ब्रिज को लेकर काफी सारी बातें होती हैं। इन दोनों को ही लग रहा था कि जब से अंतु इलेक्शन जीता है तब से ब्रिज का भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। फिर बापट कहता है कि ब्रिज के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो उस पैसे को कहां पर छुपा कर रखता है। तभी पुलिस स्टेशन में एक नाथ तांगड़े के सीनियर का फोन आता है और वो तांगड़े को ऑर्डर देते हैं कि ब्रिज भट्टी को अरेस्ट करना है, तुम्हें सर्च वारंट जल्दी ही मिल जाएगा। फिर एक नाथ तुरंत ही अरेस्ट वारंट लेकर ब्रिज भट्टी को पकड़ने के लिए चला जाता है और उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आता है। जिस समय ब्रिज भट्टी स्टेशन में बैठा था तभी उसका वकील आ जाता है। वकील एक नाथ से सबूत मांगता है कि आपने किस आधार पर मेरे क्लाइंट को अरेस्ट किया है, लेकिन एक नाथ कहता है कि थोड़ी देर रुको, 9 तो बजने दो, सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि उसको पता था कि हर रोज 9 बजे ही पत्ते खोले जाते हैं और वो देखना चाहता था कि आज ब्रज भट्टी क्या करता है। फिर जैसे ही 9 बजने वाले होते हैं, मटके के पास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अब ब्रिज के दिमाग में भी तूफान उमड़ रहा था। काफी देर सोचने के बाद ब्रिज एक नाथ से पानी मांगता है। फिर जैसे ही कांस्टेबल पानी लेकर आता है, ब्रिज और वकील दोनों पानी पीते हैं और पानी पीते वक्त दोनों का आई कांटेक्ट होता है। ब्रिज वकील को आंखों ही आंखों में इशारा करता है और वकील भी समझ जाता है। फिर वो एक नाथ से कहता है कि आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि ब्रिज निर्दोष है, फिर तो आपको इसे छोड़ना ही पड़ेगा। और ये बात कहकर वकील वहां से चला जाता है। अब जैसे ही 9 बजते हैं, सब लोग नंबर खुलने का इंतजार करने लगते हैं। अब इंतजार के चक्कर में भीड़ काफी ज्यादा उमड़ती जा रही थी और पुलिस वाले भी कॉल करके पूछ रहे थे कि नंबर खुला या नहीं। अब धीरे धीरे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। तभी चारों तरफ फोन की घंटियां बजती है और नंबर खुल जाता है। आज नंबर खुला था 5, 6, 7। अब ये बात पुलिस स्टेशन भी पहुंच जाती है कि ब्रज भट्टी का मटका खुल चुका है, लेकिन कैसे? ब्रिज तो पुलिस वालों के सामने खड़ा था। फिर ब्रिज पुलिस स्टेशन से जाते समय एक कांस्टेबल से मिलता है और उसको थैंक यू कहता है। दरअसल कांस्टेबल की बेल्ट पर एक नंबर लिखा हुआ था और ब्रिज ने वकील को उसी नंबर की तरफ इशारा किया था। अब इस तरह से ब्रिज ने अपना तेज दिमाग दौड़ाकर एक पुलिस कांस्टेबल का सहारा लेकर पत्ते खोल दिए, जबकि उस पुलिस कांस्टेबल को पता भी नहीं था कि उसको यूज किया जा रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड की शुरुआत 1971 से होती है, जहां हम देखते हैं कि ब्रिज भट्टी के खिलाफ डिसूजा ने न्यूज़पेपर के आधे पेज पर आर्टिकल छापा था,
इस आर्टिकल में पहले तो ब्रिज भट्टी की सराहना की जाती है, लेकिन आगे चलकर यही सराहना देश की आर्थिक स्थिति से जोड़ दी जाती है। लेकिन इन सब से हमारे हीरो ब्रिज भट्टी को कोई भी असर नहीं पड़ता। अब ब्रिज भट्टी भी डिसाइड करता है कि अगर इन लोगों को मटके में घुसने का इतना ही शौक है तो अब मैं इनको असली मटके का पानी पिलाऊंगा। अब मैं इनके ही न्यूज़पेपर की हेल्प से मटके का नंबर हर जगह पहुंचा दूंगा। दूसरी तरफ पब्लिश हाउस में डिसूजा अपने बॉस को बताता है कि मैंने जो आर्टिकल लिखा था उसको पूरा नहीं छापा गया, सिर्फ मटके वाले हिस्सों को उठाकर छाप दिया गया, जबकि मैंने लॉटरी के ऊपर और लालजी भाई के मटके के ऊपर भी लिखा था। लेकिन उसका बॉस बिना डिसूजा की बातों का जवाब दिए वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम एक मकसूद नाम के हीरो को देखते हैं जो कि एक मशहूर एक्टर है। एक दिन मकसूद की मुलाकात ब्रिज भट्टी से हो जाती है। फिर मकसूद ब्रिज भट्टी के सामने मटका खेल की तारीफ करता है और कहता है कि मैंने संगम में बहुत पैसे लगाए लेकिन एक मुर्गी भी हाथ नहीं लगी। फिर मकसूद ब्रिज से अंदर की बात पूछता है कि ये सारा खेल कैसे खेला जाता है, लेकिन ब्रिज जवाब देता है कि मकसूद भाई, नसीब को हराने की कोशिश मत करो, अगर खेल अच्छा लगता है तो खेलते रहो, क्योंकि जो खेलेगा वही जीतेगा। इतने में ब्रिज के पास गुल आ जाती है और कहती है कि पत्ते खोलने का समय हो गया है। पत्ते का नाम सुनकर मकसूद कहता है कभी हमारे यहाँ भी आना पत्ते खेलने के लिए, और ब्रिज इसके लिए मान जाता है। फिर जब पत्ता खोला जाता है तो पत्ते में आया हुआ नंबर ब्रिज बता देता है और सुलभा टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए विनिंग नंबर को हर एरिया में पहुंचा देती है। लेकिन तभी टेलीफोन एक्सचेंज में काम कर रही एक लड़की को सुलभा के ऊपर शक हो जाता है। दूसरी तरफ नीलकमल और बरखा के बीच धीरे धीरे प्यार बढ़ते जा रहा था। दोनों की बातों से पता चलता है कि अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ है। दूसरी तरफ सुलभा दगड़ू को बताती है कि अब मुझसे ये काम नहीं होगा, क्योंकि मुझे हर समय डर सताता रहता है कि कहीं कोई देख ना ले। लेकिन दगड़ू सुलभा को विश्वास दिलाता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर नेक्स्ट डे दगड़ू ब्रिज से बात करता है कि हमें सुलभा को इस मटके के चक्कर से बाहर निकाल देना चाहिए, और फिर वो ये भी बताता है कि मैं सुलभा के साथ शादी करना चाहता हूँ और उसके साथ अपनी एक छोटी सी फैमिली बनाना चाहता हूँ। लेकिन ब्रिज ठीक है कहकर दगड़ू की बातों को नजरअंदाज कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं डिसूजा और उसका साथी जब चाय की टपरी पर बैठे थे तो डिसूजा का साथी उसको कांग्रेचुलेशन कहता है क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया था। लेकिन डिसूजा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, बल्कि इस बात से नाराज था कि उसकी पूरी खबर को छापा नहीं गया। फिर डिसूजा अपने साथी को दिखाता है कि कैसे ब्रिज खुलेआम मटके के नंबर को न्यूज़पेपर के जरिए लोगों तक पहुंचा रहा है। फिर डिसूजा उसमें एक एड दिखाता है जो कि एक दवा की एड थी, लेकिन उस नाम का ब्रांड अस्तित्व में ही नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं आज बरखा का इंटरव्यू था, लेकिन जैसे ही इंटरव्यूअर बरखा का सरनेम चेक करते हैं यानी कि भट्टी, तो वो लोग बरखा को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर बरखा घर पर आकर ब्रिज को सब कुछ बताती है कि आज तुम्हारे नाम की वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन ब्रिज अभी भी कुछ नहीं बोलता। अगले दिन सुबह ब्रिज के पास इनकम टैक्स का एक नोटिस आता है, और ये नोटिस सिर्फ ब्रिज के मटके के लिए नहीं बल्कि लालजी भाई के लिए भी आया था। तभी एकनाथ तांगड़े जाकर हर जगह रेड मारता है। जैसे ही लालजी भाई को पता चलता है तो वो बापट के पास कॉल करता है और कहता है कि हमारे साथ आपका व्यवहार बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैं कब का इंस्पेक्टर तांगड़े को मरवा पिटवा देता। अब आप ही कुछ करिए, क्योंकि तांगड़े मेरे सारे आदमियों को उठा कर ले गया है। तभी एकनाथ तांगड़े के पास उसके सीनियर का फोन आता है और आदेश देता है कि लालजी भाई के सारे आदमियों को छोड़ दो, लेकिन तांगड़े उनको छोड़ने से मना कर देता है और फोन काट देता है। दूसरी तरफ ब्रिज भट्टी मकसूद की पार्टी में जाता है और वहां पर जाकर पत्ते खोलता है। पत्ते खोलने के बाद मकसूद और ब्रिज दोनों बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। तभी मकसूद ब्रिज को कहता है कि मैं आपको अपनी मूवी का प्रोड्यूसर बनाना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि अगर आपने पैसे लगाए तो हमारी फिल्म पक्का चलेगी। मजाक मजाक में मकसूद कहता है कि अगर आप चाहें तो हम आपकी रियल स्टोरी पर भी फिल्म बना सकते हैं। लेकिन तभी वहां इस बात से एक आदमी भड़क जाता है और कहता है कि ब्रिज ने पूरे देश को बर्बाद करके रखा है और आप इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। इसने सभी को मटके की लत लगा दी और देश को अंदर से खोखला कर दिया। फिर मकसूद उठकर तुरंत उसको शांत करता है, लेकिन ब्रिज कुछ भी नहीं कहता। अगले सीन में हम देखते हैं अब एकनाथ तांगड़े का सस्पेंशन लेटर भी आ गया था, क्योंकि अगर तुम सच के खिलाफ आवाज उठाओगे तो तुम्हारी आवाज दबा दी जाएगी। अब या तो तबादला होगा या तुम्हें हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब एकनाथ अपना सस्पेंशन लेटर देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी भी रिश्वत नहीं ली और हमेशा ही ईमानदारी से काम किया है। दूसरी तरफ ब्रिज दगड़ू को पैसे देता है और कहता है कि इसको मकसूद को दे आओ, लेकिन दगड़ू इस बात से हिचकिचा रहा था, क्योंकि ब्रिज जितने भी पैसे मकसूद को दे रहा था उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं थी।
दूसरी तरफ एकनाथ तांगड़े शराब के ठेके पर बैठ जाता है। वहीं पर एक आदमी तांगड़े को मटके पर पैसा लगाने के लिए कहता है और ऊपर से तांगड़े के दिल पर भी चोट लगी थी, इसलिए वो हर पाने पर 2-2 रुपए लगा देता है। दूसरी तरफ ब्रिज के पास उसका आदमी आता है और बताता है कि क्या आपकी लक्ष्मण के साथ बात हुई, क्योंकि उसकी लालजी भाई की बेटी के साथ सगाई हो गई है और सुनने में आ रहा है कि शादी की तैयारी भी हो रही है। ये बात सुनते ही ब्रिज तुरंत ही लालजी भाई के घर पहुंच जाता है। अब ब्रिज को देखते ही लक्ष्मण सीना तान के उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर ब्रिज और लालजी भाई दोनों में बातें होती हैं और ब्रिज तय करता है कि शादी में जितना भी खर्चा होगा सारा का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अब ब्रिज लक्ष्मण की शादी की तैयारी करने लगता है। वो शादी की तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा था और पैसा तो पानी की तरह बहा रहा था, लेकिन दगड़ू अंदर ही अंदर से जल रहा था क्योंकि ब्रिज दगड़ू की एक भी बात नहीं मान रहा था। दूसरी तरफ एकनाथ डिसूजा से मिलता है और बताता है कि ब्रिज का धंधा उसकी ईमानदारी पर चलता है। आज मैंने 2 रुपए लगाए थे और मुझे बदले में 18 मिले, लेकिन हमारा सिस्टम इतना करप्ट है कि हम अपने ही आदमी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, जबकि ब्रिज का धंधा एकदम उल्टा है। तभी हम देखते हैं कि जब ब्रिज अपने भाई की शादी के लिए स्टेडियम बुक करवाने के लिए जाता है तो उसको पता चलता है कि जिस दिन उसके भाई की शादी है उसी दिन उस स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है। फिर ब्रिज कहता है तो मैच को कहीं और शिफ्ट कर दो, और ऐसा कहते हुए वो मैनेजर को बहुत सारे पैसे ऑफर करता है और पूछता है कि मैच शिफ्ट करने में कितने पैसे लगेंगे, लेकिन मैनेजर साफ साफ इनकार कर देता है। फिर ब्रिज उसको कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मांग सकते हो। फिर मैनेजर कहता है कि तुम मेरे लिए बस एक काम कर दो, कुछ दिनों के लिए मटके के आने वाले नंबर मुझे बता दो। लेकिन ब्रिज उसको साफ साफ कह देता है कि आप जो चीज मुझसे मांग रहे हैं वो मैं आपको कभी भी नहीं दे सकता, और अगर ये नंबर मुझसे यमराज भी मांग ले तो भी मैं उनको नहीं बताऊंगा। अगर तुम मांगना ही चाहते हो तो मुझसे कुछ और मांग लो। लेकिन मैनेजर उसको साफ साफ इनकार कर देता है कि मैं आपकी इस काम में कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। दूसरी तरफ सुलभा भी बड़ी ही शांति से अपना सारा काम कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और सुलभा को अरेस्ट कर लेती है। फिर दगड़ू तुरंत ही वकील के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और सुलभा को विश्वास दिलाता है कि मैं कुछ भी करके तुम्हें सुबह तक यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। फिर वो इसके बारे में ब्रिज को भी बताता है। तभी ब्रिज का वकील कहता है कि मामला काफी ज्यादा क्रिटिकल है, अगर हमने इस मामले में थोड़ी सी भी हरकत दिखाई तो पुलिस का शक हमारे ऊपर आ जाएगा, इसलिए हमें कुछ दिनों तक शांत बैठना चाहिए, उसके बाद ही हम कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन दगड़ू बार बार रिक्वेस्ट करता है कि सुलभा को बाहर निकलवा दो, लेकिन ब्रिज उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और दगड़ू की बातों को काटते हुए वो लक्ष्मण की शादी की बात करने लगता है। अब इसी बात को लेकर दगड़ू के मन में जो नफरत की चिंगारी थी वो अब ज्वालामुखी बन जाती है। अब कुछ दिन बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन लक्ष्मण की शादी होने वाली थी। शादी बड़े ही धूमधाम से हो रही थी, जहां पैसे पानी की तरह लुटाए जा रहे थे। अब जो कभी एक दूसरे के दुश्मन थे आज वो गले मिलकर हंस गा रहे थे, और शादी भी उसी स्टेडियम में हो रही थी जिस स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला था। दरअसल ब्रिज मौसम विभाग के पास जाकर उन सभी को पैसे खिला देता है कि जिस दिन मैच है उस दिन बारिश होने वाली है। फिर उस मैच को कहीं और ही शिफ्ट कर दिया जाता है और इस तरह से ब्रिज अपने भाई की शादी इसी स्टेडियम में करवा देता है। फिर जैसे ही शादी संपन्न होती है वैसे ही बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, यानी कि सीबीआई वाले, और तुरंत ही लक्ष्मण को पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं। अब ना तो सीबीआई वालों के पास गिरफ्तार करने का वारंट था और ना ही कोई ठोस वजह, फिर भी वो सभी लोग लक्ष्मण को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं दगड़ू के घर पर लच्छू आता है और पूछता है कि आजकल तुम ब्रिज भाई के साथ क्यों नहीं उठते बैठते। फिर दगड़ू बताता है कि मैं नौकर था और उनके लिए मैं हमेशा नौकर ही रहूंगा, इसलिए उनको मेरी कोई जरूरत नहीं। फिर लच्छू दगड़ू को भड़काता है कि तुमने 10 साल उनके लिए काम किया है लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। फिर लच्छू दगड़ू को अपनी टीम में शामिल होने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन दगड़ू इतना भी करप्ट नहीं था कि वो अपने सेठ को धोखा देकर छोड़कर चला जाए। भले ही दगड़ू के मन में ब्रिज के लिए कड़वाहट थी, लेकिन वो ब्रिज को नीचा दिखाने के लिए उनके दुश्मनों के साथ हाथ नहीं मिला सकता था। अब समय आता है 1975 का, जिस दिन इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। हर जगह हड़ताल और दंगे फसाद हो रहे थे, जिसमें मजदूर लोग भी हड़ताल पर थे। बड़ी बड़ी मिलों के सामने आंदोलन छेड़े जा रहे थे। मजदूर अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते थे, लेकिन टेक्सटाइल कंपनी के मालिक उनकी मांगों से राजी ही नहीं थे। फिर ब्रिज एक टेक्सटाइल कंपनी के मालिक से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि मालिक फैक्ट्री
को बंद करना चाहता था, लेकिन ब्रिज पूछता है कि इसमें काम करने वाले वर्कर्स का क्या होगा। कंपनी का मालिक फैक्ट्री बंद करके वहां होटल और रेस्टोरेंट खोलना चाहता था और उसने ब्रिज को इसीलिए बुलाया था क्योंकि मजदूरों में ब्रिज की काफी पकड़ थी और मालिक चाहता था कि ब्रिज मजदूरों को समझाकर हड़ताल खत्म करवा दे, बदले में उसको शेयर होल्डर बना दिया जाएगा। अब गुल भी इस बात से राजी हो जाती है, लेकिन ब्रिज को पता था कि अगर फैक्ट्रियां बंद हो गई तो मजदूरों की आमदनी खत्म हो जाएगी और मटके में कोई भी पैसा नहीं लगाएगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे जैसे आंदोलन और दंगे बढ़ते जाते हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं और मटके में पैसा लगना कम हो जाता है। सभी लोग ब्रिज को समझाते हैं कि अब तुम्हें जल्दी से हड़ताल खत्म करवानी होगी ताकि ये धंधा फिर से शुरू हो सके। फिर गुल भी ब्रिज को काफी समझाती है कि अगर ऐसे ही हड़ताल चलती रही तो हमारा मटका मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए हमें फ्यूचर का सोचकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ब्रिज इन सब के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। दूसरी तरफ दगड़ू उसी दौरान पैसे चुराने की तैयारी कर रहा था। तभी कुछ लोग वहां पर आते हैं और दगड़ू उनको देखकर तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन वे लोग उसका पीछा करते हैं। भागते भागते दगड़ू एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाता है और उन आदमियों के हाथ पकड़ा जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि दगड़ू को किसी और ने नहीं बल्कि ब्रिज ने ही पकड़ा था। ब्रिज को दगड़ू पर बहुत भरोसा था, इसलिए वो खुद देखना चाहता था कि क्या वो सच में गद्दारी कर रहा है। ब्रिज कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की ही जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेते, तुम जितने पैसे मांगते मैं तुम्हें दे देता। लेकिन दगड़ू कहता है कि मुझे पैसों की नहीं, आपके साथ की जरूरत थी जो आपने कभी भी नहीं दिया। मैंने आपको पहले ही चौकन्ना कर दिया था कि सुलभा को इस मामले से दूर रखो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी क्योंकि मैं आपके लिए सिर्फ एक नौकर हूँ। ब्रिज कहता है कि तुम मेरे भाई जैसे हो, लेकिन दगड़ू गुस्से में कहता है कि तुम्हारे लिए भाई वही है जो तुम्हारे पिछवाड़े पर 2 लात मारता है, मैं तो सिर्फ एक नौकर हूँ। अब दोनों के बीच में बहस बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जब मजदूर लोग धरने पर बैठे थे तो आपस में बात कर रहे थे कि ब्रिज आएगा और उनको हड़ताल खत्म करने को कहेगा। तभी ब्रिज वहां पर आता है और स्टेज पर चढ़कर कहता है कि जब से आप लोगों ने हड़तालें शुरू की है, मटके में कलेक्शन कम हो गया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तभी ब्रिज एक बड़ी बात कह देता है कि मेरे मटके से पहले तुम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर ब्रिज वहां से चला जाता है। जब ये बात गुल को पता चलती है तो वो ब्रिज से नाराज हो जाती है। फिर ब्रिज उसको समझाता है कि यही मजदूर थे जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो क्या अब मैं मुश्किल वक्त में उनका साथ छोड़ दूं? अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि हर कोई ब्रिज के खिलाफ खड़ा हो जाता है। बापट, लालजी भाई और फैक्ट्री का मालिक ये सब तो उसको मरवाने तक की बात करते हैं। जब ये बात लच्छू को पता चलती है कि उसके भाई की जान खतरे में है तो वो तुरंत ब्रिज के पास जाता है और उसको चेतावनी देता है कि आपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं। दूसरी तरफ पब्लिशर डिसूजा से कहता है कि मटके और ब्रिज भट्टी के खिलाफ कोई ऐसी खबर छापो कि मजदूर समाज भी उसके खिलाफ हो जाए और उससे दुश्मनी करने लगे, लेकिन डिसूजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। दूसरी तरफ लक्ष्मण ब्रिज को समझा रहा था कि उसको यहाँ से कहीं और चला जाना चाहिए। इस समय लक्ष्मण की आंखों में दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो अपने भाई से कितना प्यार करता है। तभी हम देखते हैं कि जब डिसूजा की खबर अखबार में छपती है तो उसको देखकर खुद डिसूजा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ब्रिज भट्टी के अलावा ढेर सारे करप्ट लोगों के नाम लिखे थे, जबकि उन सभी को हटाकर सिर्फ ब्रिज भट्टी को ही टारगेट किया जा रहा था। अब डिसूजा इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसका बॉस बताता है कि हमारे ऊपर से प्रेशर आया था, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। दूसरी तरफ ब्रिज भट्टी को मारने का काम धर्म को सौंप दिया जाता है। फिर डिसूजा तुरंत ब्रिज भट्टी को कॉल करके उसको वार्निंग देता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए जल्दी से जल्दी तुम कहीं पर चले जाओ, क्योंकि जैसे ही देश के अंदर इमरजेंसी लागू होगी उसी समय तुम पर हमला हो सकता है। लेकिन उसी शाम मकसूद की नई फिल्म का प्रीमियर था, जहां ब्रिज बरखा के साथ पहुंच जाता है। तभी वहां पर बरखा की मुलाकात गुल से हो जाती है और दोनों की बातों से पता चलता है कि दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि वो दोनों ही ब्रिज से दूर हो जाएंगी। तभी फिल्म प्रीमियर के दौरान जब सबका नाम अनाउंस होता है तो मकसूद ब्रिज का नाम नहीं लेता। ये सब देखकर ब्रिज समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा, क्योंकि इस फिल्म को बनाने में सारा पैसा ब्रिज का ही खर्च हुआ था, लेकिन उसके पास पैसों की कोई लिख पढ़ नहीं थी। अब उसको एक और झटका लग जाता है, इसलिए वो पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है और बरखा भी उसको अकेला छोड़कर चली जाती है। तभी जब ब्रिज वहां से वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसको कुछ लोग बंदूक लेकर खड़े मिलते हैं। फिर ब्रिज कहता है कि गाड़ी मत रोकना, लेकिन अचानक से फायरिंग शुरू हो जाती है। अब फायरिंग के दौरान किसी तरह से वो लोग बचकर निकल जाते हैं, लेकिन इस गोलीबारी में
ब्रिज के एक आदमी को गोली लग जाती है, लेकिन तभी देश के अंदर इमरजेंसी भी लागू हो जाती है। फिर ब्रिज अपने घायल आदमी को लेकर रुक्मणी की दुकान पर पहुंच जाता है और वहां पर कुछ देर बैठकर अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है कि कैसे दगड़ू ने उसका साथ छोड़ा और उसके भाई ने भी उसको धोखा दे दिया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी और उसका बच्चा भी उससे दूर हो गए और ये सब कुछ इस पैसे के कारण हुआ है। अब अगली सुबह धर्म के गुंडे पूरे इलाके में फैल जाते हैं ताकि ब्रिज को ढूंढ सके। अब खुलेआम गुंडागर्दी हो रही थी, वो हर जगह जाकर पैसे लूट रहे थे, लेकिन उन्हें ब्रिज के असली खजाने का कोई भी सुराग नहीं मिलता। अब मजदूरों को भी पीटा जा रहा था और पूरे इलाके में डर का माहौल बन चुका था। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही थी। अब दगड़ू ने भी गुल के साथ हाथ मिला लिया था। फिर ब्रिज किसी तरह से लिफ्ट लेकर अपने बेटे के हॉस्टल पहुंचता है और अपने बेटे अनमोल को बुलाता है, लेकिन अनमोल उससे नजरें फेर लेता है। अब इस बात से ब्रिज को और भी बड़ा झटका लगता है। दूसरी तरफ मजदूरों को भी जबरदस्ती काम पर लगा दिया जाता है और फैक्ट्री फिर से चालू हो जाती है। अब धीरे धीरे हालात शांत होने लगते हैं, लेकिन तभी ब्रिज पुलिस को कॉल करके बताता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। फिर पुलिस वाले आकर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन गिरफ्तार होने से पहले ब्रिज रुक्मणी को कहकर जाता है कि अगर कोई भी पैसे लूटने के लिए आए तो तुम सारे पैसों को जला देना, एक भी पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर जैसे ही रुक्मणी देखती है कि कुछ लोग आ रहे हैं तो वो सारे पैसों में आग लगा देती है। दूसरी तरफ जैसे ही पुलिस वाले ब्रिज को जेल के अंदर ले जाने लगते हैं तो एक कैदी बंदूक निकालकर ब्रिज पर फायरिंग कर देता है, जिसके बाद ब्रिज को बचाने के लिए एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और यही सीन हमने फर्स्ट एपिसोड में भी देखा था, यानी कि कहानी जहां से शुरू हुई वहीं पर आकर खत्म हो जाती है। लेकिन ब्रिज भट्टी का मटका यहाँ पर खत्म नहीं होता, वो आज भी चल रहा है। तो दोस्तों ये थी मटका किंग सीजन 1 की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने ये स्टोरी पूरी डिटेलिंग के साथ आपके साथ साझा की है। लेकिन कुछ बातें अभी भी अधूरी हैं, जैसे कि सुलभा अभी भी जेल में है, दगड़ू और गुल एक हो चुके हैं और सबसे बड़ा खेल तो वो डिसूजा खेलने वाला है, क्योंकि उसको भी सिस्टम की सच्चाई समझ में आ चुकी है। अब क्या ब्रिज जिंदा है या मर गया? अब ये सारी बातें हो सकता है इसके सेकंड सीजन के अंदर क्लियर हो। उम्मीद करता हूँ इसका दूसरा सीजन जल्दी ही आएगा और जैसे ही वो सीजन आया मैं आपके लिए उसको लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।